हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन आपको पेपर 1 के मिलने वाले हैं एंड कुछ क्वेश्चन जो है पेपर 2 के भी हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन जो है आपके आज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक देखना। आज हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं एंड लास्ट में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर बन पा रहा है, क्योंकि अब आपका जो एग्जाम है वो ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, यानी आप मान के चल सकते हैं कि 1 मंथ से भी कम टाइम बचा हुआ है। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है इनफ, यानी प्रीवियस के क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करनी है एंड साथ ही साथ एनालिसिस भी करना है कि कितने टॉपिक आपके कंप्लीट हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, कितना आपका स्कोर बन पा रहा है, कितना आपका स्कोर डाउन है। ये सारा एनालिसिस करने की अब जरूरत है, क्योंकि 1 मंथ ही आपके पास अब बचा है। तो स्टार्ट कर दें आज के जो क्वेश्चन है। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड एंड आपको क्लासेस भी यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 1 एंड पेपर 2, तो 3 बजे एंड 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा। आपका पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया, यानी कि जो नीचे कार्य दिए गए हैं वो भिन्न भिन्न समूहों में शिक्षार्थियों को कार्य करने के लिए दिया गया। पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। तो शब्द संपदा जो बनी हुई है गतिविधि वो ये है, परिवार है, संबंध है और भावनाएं हैं। ठीक है, तो ये आपका कैसा मतलब है वाक्य। तो इसमें पहला है समूह शब्दावली है, शब्द जाल है, शब्द समूह है या फिर थीम आधारित शब्दावली है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, इसमें आंसर आपका सही होगा थर्ड, यानी कि थीम आधारित शब्दावली है। क्योंकि क्या है, थीम पर आधारित, यानी कि ईवीएस में आपके थीम है, उप थीम है, तो उसमें क्या है, परिवार भी है, संबंध भी है और भावनाएं, यानी ये क्या है, एक थीम से रिलेट कर रही है। यानी कि परिवार है तो परिवार में जो है व्यक्ति रहते हैं, उनमें एक संबंध भी होता है, जैसे माँ है, पिताजी हैं, भाई है, सिस्टर है, बहन है, तो उनमें एक संबंध भी होता है। फिर कुछ फीलिंग्स भी होती हैं, यानी कि माँ के प्रति भी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, पिता के प्रति भी, बहन के प्रति भी, भाई के प्रति भी, तो सबकी कुछ फीलिंग्स भी होती हैं। तो क्या है, परिवार है, फिर संबंध होता है, फिर संबंध के बाद क्या है, फिर भावनाएं हैं। ठीक है, तो क्या एक थीम आधारित शब्दावली हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मान के चलिए, अगर फैमिली है, एक परिवार है, तो उसमें सदस्य भी रहते होंगे, और जब सदस्य होंगे तो उनमें कुछ ना कुछ संबंध भी पाया जा रहा होगा, ऐसे तो नहीं कोई भी रह लेगा, संबंध होंगे। और जब संबंध बने होंगे एक दूसरे से, यानी कोई भाई होगा तो कोई पिता होगा, कोई माँ होगी तो कोई सिस्टर होगा, कोई रिलेटिव मतलब फैमिली में दादा होंगे, दादी होंगे, चाचा होंगे, चाचू होंगे, तो इसमें क्या है, यानी कि सभी जो है फैमिली के सदस्य हैं, तो उनमें संबंध भी पाया जा रहा है, तो उसमें भावनाएं भी होंगी एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, थीम आधारित शब्दावली आपका हो जाएगा। आंसर नंबर जो है थर्ड सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें बात कही गई है, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में क्रियात्मक ज्ञान क्या है, यानी व्याकरण जो है उसमें क्रियात्मक ज्ञान है वो कौन सा है। तो पहला है व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना, या फिर भाषा और उसकी संस्कृत को जानना, या फिर यह जानना कि व्याकरणिक जो है प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाएगा, या फिर व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें आपका आंसर होगा थर्ड, यानी कि यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न जो है तत्वों को कैसे किया जाए। अगर आप कैसे, क्यों, कहाँ, तो उसमें क्या है, क्रियात्मक ज्ञान आपको पता चल जाएगा कि क्रियात्मक ज्ञान क्या है। तो इसमें क्या है, बच्चा अपना दिमाग प्रयोग करेगा कि हाँ, वो जानने की कोशिश करेगा कि व्याकरणिक जो प्रश्न हैं उनके तत्व हैं वो कैसे हैं, उसके तर्क वितर्क करेगा, उसमें नेगेटिव पक्ष पॉजिटिव पक्ष जानने की कोशिश करेगा। तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें बात कही गई है कि एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी, ठीक है, प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से जो है समाचार पढ़ती है, वो मतलब विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना चाह रही है, तो क्या कर रही है, किसी समाचार पत्र से समाचार पढ़ रही है, न्यूज़पेपर से वो न्यूज़ पढ़ रही है। इस पठन को क्या कहेंगे। तो ये होगा आपका बारीकी से पठन, या फिर अध्ययन कौशल, या फिर सरसरी तौर पर पठन, या फिर समालोचनात्मक चिंतन। यानी वो विशिष्ट जानकारी, यानी इंपॉर्टेंट जानकारी वो जानना चाह रही है,
तो आंसर आपका इसमें होगा फर्स्ट, क्योंकि बारीकी से जब पठन होगा तभी जाके पता चलेगा कि उसमें एटलीस्ट है क्या। मान के चलिए अगर कोई दुर्घटना हुई है या फिर कोई मैटर हो गया है तो आप उसके बारे में तभी जान पाएंगे, सारे पक्ष विशिष्ट जानकारी आपको तभी पता चलेगी जब आप उसकी बारीकियों को समझेंगे कि एटलीस्ट ये प्रॉब्लम थी तो थी क्या, कैसे घटी, कब हुआ, क्या इसमें रीजन रहा, कितने लोग इन्वॉल्व थे, किस वजह से हुआ। तो सारा अगर आप सारे पक्ष अच्छे से समझना चाहते हैं, विशिष्ट जानकारी उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप बारीकी से आपको उसके बारे में समझना होगा, यानी बारीकी से आपको एनालिसिस उसका करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है, अध्ययन कौशल की भी बात नहीं की जा रही। सरसरी तौर पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको विशिष्ट जानकारी नहीं प्राप्त होगी, मोटी मोटी जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। जैसे कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बारीकी से पढ़ने के लिए क्या है, पूरा डिटेल में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। तो आंसर जो है इसमें आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें बात कही गई है कि एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है, यानी टीचर है इंग्लिश की, वो क्या कर रही है, कहानी को सुनाती हैं। उसके बाद विद्यार्थियों से कहती हैं कि जो भी उनको लैंग्वेज आ रही है, यानी कि जो भी उनकी मदर टंग है, उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं। फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यह कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्तियों को किस रूप में जाना जाएगा। यानी कि टीचर जो है वो कहानी सुनाती हैं बच्चों को, उसके बाद कहती हैं शिक्षार्थियों से कि जो भी उनकी लैंग्वेज रही हो, यानी जो भी उनकी मदर टंग हो, उसमें वो कहानी को सुने, यानी कहानी को सुनाएं। उसके बाद सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं क्लासरूम में। ठीक है, तो इसमें भाषा यानी बहुभाषा शिक्षण है, या फिर भाषा अर्जन है, या फिर परभाषा व्यवहार है, या फिर बहुभाषिक नीति है। तो आंसर जो आपका 10 है इसमें थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि परभाषा व्यवहार हो जाएगा। क्योंकि बच्चे से क्या मतलब कहा क्या जा रहा है, पहले वो समझे अच्छे से जो टीचर सुना रही है कहानी, उसके बाद बच्चे की जो लैंग्वेज रही है, यानी जो उसकी मदर टंग है, उसमें वो कहानी को सुनाए। उसके बाद जो क्लासरूम की लैंग्वेज है, यानी क्लासरूम में ऐसी लैंग्वेज को इंक्लूड कर मतलब एक्सप्लेन करना है ऐसी लैंग्वेज में जिसमें हर बच्चा इंक्लूड कर पाए, हर बच्चा उस लैंग्वेज को समझ पाए। तो इसमें क्या हो रहा है, बच्चा जो है उसको ये समझ में आना चाहिए कि मेरी लैंग्वेज क्या है एंड क्लासरूम में हम कौन सी लैंग्वेज को प्रयोग करें जो हर बच्चा कनेक्ट कर पाए। तो इसमें परभाषा व्यवहार हो जाएगा बच्चे में, क्योंकि क्या है वो जो उसकी मदर टंग है वो वही लैंग्वेज क्लासरूम में नहीं प्रयोग कर पाएगा। क्योंकि जो उसकी मदर टंग है, जरूरी नहीं कि सभी बच्चे की सेम ही मदर टंग हो, चेंजमेंट होगा थोड़ा बहुत। तो इस वजह से क्लासरूम में उसको ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ रहा है जो सभी बच्चा इंक्लूड कर पाए। तो क्या है, वो भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसमें भाषा में चेंजमेंट ला रहा है। जैसे कि आप मान के चलिए घर में जो लैंग्वेज में आप जिस भी लैंग्वेज में अपनी माँ से बात करते हैं, तो उस लैंग्वेज में आप पिताजी से बात नहीं कर सकते। जिस लैंग्वेज में आप पिताजी से बात करते हैं उस लैंग्वेज में आप अपनी बहन से बात नहीं कर सकते, उसी लैंग्वेज में आप अपने फ्रेंड से बात नहीं कर सकते, उसी लैंग्वेज में आप किसी रिलेटिव से बात नहीं कर सकते। कोई गेस्ट आया हुआ है आपके घर में तो आप उससे भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, सबकी लैंग्वेज चेंज है। यानी आपको पता है कि हमको कहाँ पे किससे कैसे बात करनी है। तो अगर आप में ये क्वालिटी है तो आप में परभाषा व्यवहार पाया जाएगा। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है 11। इसमें बात कही गई है कि कक्षा 6 की जो है शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के जो है स्थानांतरण के कारण जो है पंजाब से जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। यानी पिता का है जो ट्रांसफर हो गया, इस वजह से बच्ची जो है वो पहले पंजाब से जालंधर और फिर तमिलनाडु से मदुरई जाती है। ये वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है, क्योंकि उसकी मदर जो टंग है वो पंजाबी है। ठीक है, और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है, यानी उसको सेकंड लैंग्वेज भी आ रही है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से जो है तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। यानी जो पड़ोसी थे, आसपास के लोग जो थे, उनसे क्या इंटरेक्ट होकर उसने तमिल लैंग्वेज सीख ली। ठीक है, उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला है, सभी 3 भाषाएं जो हैं पंजाबी, तमिल व अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी, या फिर अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा जो है अधिगम के अंतर्गत जाएगी, या फिर पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा जो है अधिगम के अंतर्गत आएगी, या फिर तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी जो है तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पंजाबी और तमिल भाषा जो है अर्जन के अंतर्गत जाएगी।
क्योंकि क्या है, पंजाबी तो उसको आ रही है, क्योंकि वहां का जिस भी मतलब इन्वायरमेंट में थी, पंजाबी से जलंधर, यानी पंजाबी के जलंधर से तमिलनाडु में, तमिलनाडु के मदुरई में जाती है, क्योंकि जो पहले वो पंजाब में रह रही थी तो उसको पंजाबी आ रही है, तो पंजाबी जो है वो उसकी क्या है, मदर टंग है। उसके बाद क्या हुआ, जब वो पहुंची, यानी कि उसने अपने आस पड़ोस के लोगों से क्या तमिल बोलना भी सीख लिया। ठीक है, तो तमिल जब उसने लैंग्वेज सीखी तो लोगों से इंटरेक्ट होके सीखा, लोगों से बात करके सीखा, लोगों से मिल करके, यानी नॉर्मल तरीके से रहते रहते इन्वायरमेंट से उसने एक्वायर कर लिया। तो आप जो बच्चे की लैंग्वेज थी मदर टंग पंजाबी थी, और जो उसने तमिल लैंग्वेज एक्वायर की वो भी उसकी मदर टंग ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसको उसने अर्जन किया है, उसको उसने मतलब कोई उसके लिए प्रॉपर तरीके से क्लास नहीं की, कोई ट्यूशन नहीं लिया, उसने नॉर्मल तरीके से इन्वायरमेंट से एक्वायर कर लिया, तो ये आपका अर्जन के अंतर्गत चला जाएगा, यानी कि पंजाबी और आपका जो तमिल है ये आपका अर्जन हो जाएगा। और जो आप उस बच्ची की लैंग्वेज सेकंड थी जो उसने विद्यालय से सीखी थी, यानी विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है, तो वो आपका अधिगम के अंतर्गत चला जाएगा, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए आप विद्यालय में जा रहे हो, औपचारिक रूप से सीख रहे हो, नियम कायदे कानून है, बुकें हैं, इसके लिए टीचर है, कोचिंग कर रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग, तो वो आपका अधिगम हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम इन्वायरमेंट से नॉर्मल तरीके से एक्वायर कर रहे हैं तो आपका अर्जन हो जाता है, तो आंसर आपका इसमें थर्ड सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो प्रैक्टिस इनफ करनी है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन भी क्रिएट होगी, अगर आप चीजों को समझेंगे नहीं तो क्या है, दिक्कत होगी। इस वजह से प्रैक्टिस आपको करनी है। सीटेट का सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, मैं बार बार इसीलिए रिपीट करती हूँ, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है वो चेंज नहीं किया गया है, लेकिन पेपर पूछने का तरीका बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। आज की डेट में जो पेपर बनाए जा रहे हैं वो काफ़ी हाई लेवल के हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा गया है कि मदर टंग बच्चे की क्या है, यानी जो आपका अर्जन और अधिगम है, यानी थ्योरी के जब हम लोग थ्योरी कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने अधिगम और अर्जन के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, वहीं से ये क्वेश्चन बनाया गया है। अगर जो एग्जामिनर चाहता तो ये क्वेश्चन एक लाइन में बन सकता था, बट नहीं, उसको क्या है 3 लाइनों में 4 लाइनों में बनाना था, इस वजह से इतना इतना घुमाया गया कि आप सब देख सकते हैं कितना बड़ा ये क्वेश्चन बन चुका है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि जो लैंग्वेज हम नॉर्मल तरीके से इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं वो आपका अर्जन हो जाता है, जिसके लिए हम प्रॉपर तरीके से ट्यूशन ले रहे हैं, टीचर की हेल्प ले रहे हैं, कोई फ्रेंड की हेल्प ले रहे हैं, कोई बुक की हेल्प ले रहे हैं, वो आपका अधिगम हो जाता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे जितना भी घुमाए आप कर लोगे। इसलिए क्या है, पहले कंटेंट उसके बाद पीवाईक्यू, 2 काम करने हैं, सीटेट आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सीटेट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं आज की डेट में जो 1 मंथ स्टडी करके भी वो क्वालिफाई कर लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं 4 से 5 बार पेपर दे चुके हैं बट उनका तभी भी क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो दिक्कत कहाँ पे है, क्योंकि जो मेहनत वो भी कर रहे हैं जो 3 महीने 4 महीने पढ़ रहे हैं, 3 से 4 बार पेपर दे चुके हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ मतलब कहाँ पे आती है कि दिक्कत ये है कि वो सही डायरेक्शन में जो है मेहनत नहीं कर रहे हैं। इस वजह से करना क्या है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू करने हैं, अच्छे से आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसमें आंसर जो है आपका थर्ड सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। कक्षा 7 की जो है अध्यापिका जोड़ियों यानी पेयर में कार्य करवाने वाली गतिविधियों यानी गतिविधि करवा रही है, यानी पेयर में क्या जोड़ियों में वो गतिविधि करवा रही है, टीचर कक्षा 7 की है, जिसमें सभी जोड़ियां यानी पेयर को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। ठीक है, पहली जोड़ी जो है पहला वाक्य पढ़ती है, तो दूसरी जोड़ी क्या करती है, उस वाक्य को लिख रही है, यानी एक ग्रुप का बच्चा बोलता है तो दूसरा ग्रुप का बच्चा लिख रहा है, उसको नोट डाउन कर रहा है। अब दूसरी जोड़ी जो है दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ी जो है उस दूसरे वाक्य को लिखती है, यानी कि जो ग्रुप ए बच्चा बोलता था तो ग्रुप 2 के बच्चे लिख रहे थे, अब ग्रुप 2 के बच्चे बोल रहे हैं तो ग्रुप ए का बच्चा लिख रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, एक दूसरे से इंटरेक्ट बच्चे हो रहे हैं। बाद में वे मूल कहानी से, ठीक है, इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे, यानी बाद में क्या होता है, वो एक दूसरे से चेक भी कर रहे होते हैं कि हाँ मेरे में कहाँ दिक्कत हुई, आप में कहाँ दिक्कत हुई, कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे सही मैंने किया, तो क्या तुलना भी कर रहे हैं कि क्या क्या अलग चीज है, क्या कहाँ पे दिक्कत हुई है, तो इसमें कौन सी गतिविधि होगी। तो आंसर आपका जो है पहला वाक्य श्रुत लेख होगा, या फिर आपका है पारस्परिक श्रुत लेख, या फिर आपका पारस्परिक लेखन है, या फिर पारस्परिक श्रवण है।
तो आंसर आपका जो होने वाला है सेकंड, यानी कि पारस्परिक श्रुत लेख हो जाएगा। क्योंकि बच्चा क्या है, यहाँ पे पारस्परिक जो है लेखन नहीं होगा, क्योंकि बच्चा ये नहीं कर रहा है कि आपस में इंटरेक्ट होकर के सिर्फ नोट डाउन कर रहा है, ऐसा नहीं, बच्चे सुन भी रहे हैं, क्योंकि एक ग्रुप का बच्चा बोलता है तो दूसरे ग्रुप के बच्चे लिख रहे हैं, और जब दूसरे ग्रुप का बच्चा बोल रहा है तो फर्स्ट ग्रुप का बच्चा लिख रहा है, यानी कि वो सुन करके लिख रहे हैं, और सुनने के साथ साथ श्रुत लेख तो हो रहा है, बट क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट भी बच्चे हो रहे हैं, एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, समूह में यानी पेयर में भी बच्चे सीख रहे हैं, तो एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रियाएं कर रहे हैं, तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, परस्पर श्रवण नहीं हो रहा है, यानी कि परस्पर एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर के खाली वो सुन नहीं रहे हैं, बल्कि सुन करके वो लिख भी रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 13 पे। इसमें बात कही गई है, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं, यानी कि वह कौन सी सब मतलब भाषा का प्रयोग है जिसमें हम क्या है दिन प्रतिदिन यानी डेली जो आप घर में लैंग्वेज बोलते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, तो आमने सामने जो है अंतःक्रिया करके, यानी अपने घर में बैठे हो आपस में, मम्मी है, भाई है, बहन है, या फिर आप घर में किसी भी सदस्य से बैठ करके बात कर रहे हो, तो जो लैंग्वेज आप प्रयोग कर रहे हो, जैसे कि मान के चलिए आप घर में अपनी जो लैंग्वेज बोलते हो, तो क्या वही लैंग्वेज आप बाहर जाके बोल पाओगे? वही लैंग्वेज क्या आप अपने ऑफिस में प्रयोग कर सकते हो? वही लैंग्वेज क्या अपने बॉस से आप उसी लैंग्वेज में बात कर सकते हो? नहीं, क्योंकि घर की लैंग्वेज अलग होती है। आप घर में माँ से कैसे भी बात कर रहे हो, बहन से कैसे भी बोल रहे हो, भाई से कैसे भी बात कर रहे हो, तो घर की लैंग्वेज जो है सबकी डिफरेंस होती है, और गाँव में खासतौर ज्यादा होता है, क्योंकि गाँव का क्या होता है, माहौल चेंज होता है। गाँव में लोग घर में अजीब तरीके से बात कर रहे होते हैं, यानी वहाँ की लैंग्वेज चेंज होती है, बट वहीं पे अगर वो कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, किसी से मिल रहे हैं, तो वहाँ पे वो दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। तो ये जो है आपका लैंग्वेज का मतलब कि दिन प्रतिदिन जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको आप क्या कहेंगे? तो पहला है संप्रेषणात्मक भाषा कौशल होगा, या फिर अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता है, या फिर संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता है, या फिर आपका बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आपका यानी कि जो आपका थर्ड और फोर्थ है, यानी कि आपका जो है BICS होता है, यानी कि इसका मतलब जो होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है आपका, इसमें होता है बेसिक, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि बी से होगा आपका बेसिक, ई से होगा इंटरपर्सनल, सी से होगा आपका कम्युनिकेशन, और आपका एस से होगा स्किल, यानी कि बेसिक जो होती है, यानी जो आप घर में लैंग्वेज बोल रहे हो, जो भी आपकी दैनिक लैंग्वेज है, यानी डेली आप जो घर में प्रयोग कर पा रहे हो, तो इसको इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है कि आप घर में जो डेली अपने माँ बाप से बात करते टाइम, अपनी बहन से बात करते टाइम, जो भी आप बोल रहे हो कि हाँ मम्मी मुझे पानी चाहिए, या फिर मुझे ये चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मेरे कपड़े कहाँ, वगैरह वगैरह, जो भी आप लैंग्वेज घर में प्रयोग कर रहे हो, उसको उसका मतलब ही होता है कि बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं CALP, यानी इसका मतलब क्या होता है? तो आपका होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज आपका प्रोफेंसी, यानी कि आप ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करते हो जो ऑफिस हुआ, कॉलेज हुआ, अपने फ्रेंड हुए, कहीं आप बाहर किसी अदर स्टेट में गए हो या फिर किसी अदर कंट्री में गए हो, तो वहां आप दूसरी लैंग्वेज में बात करोगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, यानी कि आपका जो होगा कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफरेंसी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, और आपका जो बेसिक इंटरपर्सनल है कम्युनिकेशन स्किल, इसके अंतर्गत कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही दिन प्रतिदिन, तो आंसर आपका 4 सही होगा, क्योंकि डेली की जो लैंग्वेज आप अपने घर में बोल रहे हो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो आंसर आपका 4 सही होगा। लेकिन अगर यहीं पे होता है कि आप अपने ऑफिस में बात कर रहे हो, अपने बॉस से बात कर रहे हो, अपने कॉलेज में अपने फ्रेंडों से बात कर रहे हो, तो वहां पे दूसरी लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो इसमें आपका अगर होता है यहाँ पे कि आप अपने ऑफिस में बात करो, तो आंसर आपका थर्ड होता, बट यहाँ पे दिन प्रतिदिन की बात कर दी गई, तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछता भी है। ठीक है, क्योंकि पूछा हुआ है तभी ये क्वेश्चन, क्योंकि ये जो मैं करवा रही हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, प्रीवियस के ही क्वेश्चन है। अगला है, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व
विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? तो पहले जो अध्यापक क्या कर रही है, पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है, यानी छोटे छोटे टॉक्स दे रही है बच्चे को, और कहती है कि सत्ता एवं न्याय की दृष्टि से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ और विचारों पर चर्चा करो। यानी कि इसमें क्या तर्क होना चाहिए, कैसे सत्ता मतलब उसके क्या न्याय है, क्या कायदे कानून है, उस पर बच्चा तर्क वितर्क करेगा, क्लासरूम में डिस्कशन करेगा। तो इसमें क्या है, बच्चे में कौन सी चेष्टा यानी कि कौन सा कौशल विकसित करने की बात कर रही है टीचर? तो पहला है आपका समालोचनात्मक भाषा विकास, या फिर उच्च स्तरीय भाषा कौशल, या फिर समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, या फिर समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। तो इसमें आपका आंसर जो होगा थर्ड, यानी कि समालोचनात्मक साक्षरता कौशल जो है डेवलप करना चाहिए। समालोचनात्मक साक्षरता कौशल क्या होता है? देखिए, समालोचनात्मक का मतलब ही होता है कि बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, यानी कि बच्चे में कुछ नया क्रिएट करने की, तर्क वितर्क करने की, मतलब अगर किसी ने कोई इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे वायरल हुई है तो वो बस मान ना लेना कि हाँ ये सही है, उसके निगेटिव पक्ष उसके पॉजिटिव पक्ष कितना ये सही है, कितना इसमें गलत है, वो उसमें तर्क वितर्क यानी हर जो है उसमें क्या है तर्क वितर्क कर पा रहा, निगेटिव पक्ष क्या है, इसके पॉजिटिव पक्ष क्या है, कितना इसमें सही है, कितना इसमें झूठ है। तो इसमें सारे कौशल डेवलप हो रहे होंगे। तो टीचर जो है बच्चे को छोटी कहानी पढ़ने के लिए देती है और फिर कहती है सत्ता और न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ और विचारों पर चर्चा करो। तो इसमें क्या है, बच्चे में क्या होगा, समालोचनात्मक जो है साक्षरता कौशल डेवलप होगा। वो तभी बता पाएगा जब उसके निगेटिव पक्ष, उसके पॉजिटिव पक्ष, इसके क्या बेनिफिट हैं, इसके क्या जो है नुकसान है, कहाँ कैसे क्या प्रोसेस होता है, तो सब कुछ जब उसको पता होगा तभी जाके वो क्लासरूम में चर्चा कर पाएगा। तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। आई होप। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है शिक्षण की वह विधि जिसमें जो है अध्यापक और चार विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिसमें जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र सर्जित होता है और जो है परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? तो बात जो यहाँ पे कही जा रही है, यानी कि जो एक टीचर एक है जिसमें अध्यापक को चार विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं, यानी क्या है, एक समूह बनाया जा रहा है और साथ ही साथ पाठ्य वस्तु पर जो संवाद यानी क्लासरूम में डिस्कशन भी किया जा रहा है और जिसमें समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जेडपीडी आपका भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो आंसर आपका इसमें कौन सा होगा? यानी कि पहला है संरचनात्मक उपागम, या फिर मॉडल पठन, या फिर व्याकरण अनुवाद विधि। तो व्याकरण अनुवाद विधि में जो होते हैं रूल की बात की जाती है, यहाँ पे रूल की कोई बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे सहयोग अधिगम हो रहा है, यानी कि आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग की जा रही है। तो आपका आंसर जो होगा 4, यानी परस्पर शिक्षण हो रहा है, यानी कि क्या है, टीचर बच्चे की मदद कर रहा है, बच्चे आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और साथ ही साथ वो सीख रहे हैं और क्लासरूम में डिस्कशन भी हो रहा है, संवाद भी किया जा रहा है, चर्चाएं भी हो रही। तो हर बच्चा एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, हर बच्चा एक दूसरे की बातों को समझ रहा है, एक दूसरे से मदद करके वो सीख रहा है। तो आंसर आपका जो होगा पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका 4 जो है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें बात कही गई है कि उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है, यानी जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो किसके लिए है? पहला है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और जो है बदलने सुधार लाने की जो है जरूरत है, या फिर उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं, या फिर उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के लिए कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, या फिर उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है। तो इसमें बात जो कही जा रही है कि उपचारात्मक शिक्षण, यानी उपचारात्मक शिक्षण आप कब देंगे? जब पहले आपको नैदानिक जो परीक्षण होता है उसके बाद आप उपचारात्मक शिक्षण देते हैं, यानी कि एटलीस्ट पहले आपको पता तो हो कि यहाँ पे दिक्कत क्या है। अगर आपको पता होगा कि प्रॉब्लम क्या है तभी आप उसका सोल्यूशन दे पाओगे। अगर आपको पता नहीं है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है तो आप सोल्यूशन नहीं दे सकते। यानी कि अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं, अगर डॉक्टर को पता होगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या दिक्कत है, तभी जाके वो आपको दवाई दे पाएगा। अगर डॉक्टर को नहीं पता है कि आपको क्या पेन है, कहाँ पे दर्द है, क्या दिक्कत है, तो वो दवाई नहीं दे पाएगा।
तो इस वजह से पहले क्या है, रीजन पता चले कि एटलीस्ट बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, क्या दिक्कत है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उपचारात्मक उसको शिक्षण देंगे, यानी कि उसका जो है बाद में उसकी आप मदद करेंगे। तो आंसर इसमें जो है आपका फर्स्ट सही होगा, यानी कि उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने, ठीक है, सुधार लाने की जरूरत है। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि इसके माध्यम से क्या है, मान लीजिए कहीं पे बच्चे को दिक्कत हुई है, उसको समझने में प्रॉब्लम है, तो आप उसकी मदद करेंगे, ठीक है, उसको कहाँ पे समस्या आई है, वो धीरे धीरे अपने अधिगम में, अपने पठन में सुधार लाएगा। तो आंसर एक्स में आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें बात कही जा रही है अंतर्भाषिक जो पहचान क्या है, यानी कि अंतर्भाषिक जो पहचान है वो क्या है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी का यह निर्णय की सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है, यानी कि जो नॉर्मल लैंग्वेज आप एक्वायर करते हो इन्वायरमेंट से, तो जो आपकी लर्निंग हो रही होती है उसमें अवरोध पैदा कर रहा है। या फिर शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार आश्वासन है। या फिर शिक्षार्थी की निर्णय कुछ तो सहज भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होती हैं। या फिर शिक्षार्थी की निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ जो है असमान होती हैं। तो इसमें आपका जो आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड, यानी कि शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ क्या है, लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। तो आंसर आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। सहजात लैंग्वेज का क्या मतलब है कि आप नॉर्मल तरीके से अपने एनवायरनमेंट से लैंग्वेज जो है एक्वायर कर रहे हो। लक्ष्य भाषा होती है जो आप विद्यालय में जाकर के, टारगेट लैंग्वेज जो होती है उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से जो है नियम कायदे कानून सीखने पड़ते हैं, बुकें हैं, ठीक है, उसके लिए आपको कॉलेज भी मतलब ज्वाइन करना पड़ेगा, ट्यूशन भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वो आपकी जो आप स्कूल के माध्यम से, ट्यूशन के माध्यम से जो लैंग्वेज आप सीख रहे हो तो आपका टारगेट लैंग्वेज हो जाता है। तो आंसर आपका जो है इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरे के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी क्या है, भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा। तो पहला है मलयालम की सामाजिक बोली है, या फिर ये दो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, या फिर मलयालम की क्षेत्रीय बोली है, या फिर मलयालम के दो प्रकार हैं। तो बात इसमें जो कही जा रही है कि यानी कोझिकोडी जो है एक विशेष समुदाय में बोली जा रही है, जो कि अभी मलयालम यानी कि जो ये लैंग्वेज है ये मलयालम में ही बोली जा रही है, ठीक है। दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम में थोड़ी सी भिन्न है, यानी कि मलयालम लैंग्वेज में ही बोली जा रही है, लेकिन क्या उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। जैसे कि आप मान के चलिए अगर आपकी मदर टंग हिंदी है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा दूर आप जाते हैं, थोड़ा सा कहीं दूर बढ़ते हैं, तो उसमें क्षेत्रीय प्रभाव भी आपको इंक्लूड मिलता है, यानी कि थोड़ा बहुत क्या है, लैंग्वेज में क्षेत्रीय प्रभाव भी आपको देखने को मिल रहा होता है। तो इसी हिसाब से कहा गया है कि यानी जो मलयालम है उसमें कोझिकोडी जो लैंग्वेज बोली जा रही है उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है, लेकिन क्या है उस मलयालम में ही इंक्लूड है, ठीक है। तो उसमें क्या थोड़ी सी वो भिन्न पाई जा रही है। तो ये किस प्रकार की लैंग्वेज आपकी हो जाएगी। तो इसमें आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट होगा, यानी मलयालम की सामाजिक बोली है, यानी समाज में थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है, थोड़ा बहुत आपको क्षेत्रीय प्रभाव देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत लोगों का बोलने का तरीका चेंज होगा, तो ये क्या है, सामाजिक बोली हो जाएगा। आंसर आपका जो है फर्स्ट सही होगा, यानी थोड़ा बहुत उसमें चेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ये दो प्रकार की नहीं होती, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि थोड़ा क्षेत्रीय प्रभाव देखने को मिल रहा है। मलयालम की क्षेत्रीय बोली ही ऐसा भी नहीं, इसमें क्या है थोड़ा सा सामाजिक, यानी हर बच्चे में, हर व्यक्ति में बोलने में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 19। इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है, निगेटिव पूछ रहा है, तो निगेटिव का निगेटिव आंसर आपका हो जाएगा। तो पहला है व्याकरण अधिगम के लिए पठन, या फिर आनंद के लिए पठन, या फिर वही वेशन जो है के लिए पठन, या फिर सराहना बोध के लिए पठन। तो आंसर जो आपका 19
आंसर जो आपका 19 है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी कि व्याकरण अधिगम के लिए पठन आपका हो जाएगा, क्योंकि विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है, तो इसमें आपका फर्स्ट ही होगा, क्योंकि व्याकरण क्या है, उसमें क्या आपको विस्तृत पठन नहीं करना पड़ता है। व्याकरण में आपको फिक्स पता है कि इतने रूल हमको ये पढ़ लेने हैं, इसके अंतर्गत ये रूल होगा, इसके अंतर्गत ये रूल आएगा, हमको ये इसके अंतर्गत पढ़ना है। उसमें क्या है, फिक्स होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता है। तो इसमें आपका जो है, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा, तो आपका व्याकरण अधिगम के लिए पठन होगा, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो है आपके ऑप्शन, आनंद के लिए पठन, जब आप आनंद के लिए पढ़ते हो तो आप विस्तृत पठन करोगे, नॉर्मल सी बात है। वहीवेशन जो है के लिए पठन, एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन, तो ये भी आपका सही था। सराहना बोधन के लिए पठन, बट इसमें निगेटिव पूछा तो निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा, यानी व्याकरण अधिगम के लिए पठन हो जाएगा। आंसर आपका फर्स्ट सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 20 पे। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी जो त्रिभाषा सूत्र है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला है, मातृभाषा घर की भाषा हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, या फिर मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी जो है प्रथम भाषा के रूप में, या फिर मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम के रूप में, या फिर अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा स्थानीय भाषा जो है प्रथम के रूप में। तो आंसर जो है आपका 20, यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है, इसमें आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि मातृभाषा यानी जो बच्चे की मदर टंग है, या फिर उसकी घर की लैंग्वेज जो है, ठीक है, वो हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है क्षेत्रीय भाषा प्रथम के रूप में, यानी बच्चा जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहा है वहां पे कौन सी उसकी क्षेत्रीय लैंग्वेज है, बच्चा वो लैंग्वेज एक्वायर कर लेगा स्कूल से जाकर के। तो ये त्रिभाषा सूत्र आपका हो जाता है, यानी पहले क्या है, मदर टंग बच्चे की, फिर बच्चे का यानी घर की लैंग्वेज, फिर बच्चे का क्या है, क्षेत्रीय भाषा प्रथम के रूप में कोई भी लैंग्वेज एक्वायर कर सकता है जो भी उसके क्षेत्र में बोली जा रही है। तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, मदर टंग से ही होगी, फिर घर की लैंग्वेज आएगी, फिर आपकी कोई क्षेत्रीय भाषा आ सकती है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें बात कही गई है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं भाषा को जो है अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल हैं। तो पहला है मानस मंथन, जो है मुख्य बिंदु नोट करना, प्रारूप लिखना, संपादन, रूपरेखा तैयार करना, या फिर अंतिम स्वरूप देना। या फिर आपका होगा मानस मंथन, जो है मुख्य बिंदु नोट करना। तो इसमें आपका जो आंसर होने वाला 38 का 2, यानी कि आप पहले क्या करेंगे, मानस मंथन करेंगे। यानी कुछ भी अगर आपको एक ऐसे भी लिखना होता है तो उसके लिए क्या आप अपने दिमाग में थोड़ा सा प्रोसेस करते हो, थोड़ा सा तर्क वितर्क कर रहे हो, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हो कि हाँ इस बारे में हमको लिखना है, तो इसके अंतर्गत हमको क्या क्या लिखना होगा। आप थोड़ा सा टाइटल बनाते हो, थोड़ा सा समझते हो कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें हमको इंक्लूड करनी है। तो क्या है, सबसे पहले मानस मंथन होगा, यानी दिमाग में थोड़ा बहुत विचार चलेगा। फिर क्या होगा, मुख्य बिंदु नोट करना है, फिर आप उसके अंतर्गत जो मुख्य बिंदु जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है उसको क्या करोगे, आप नोट डाउन करोगे। फिर रूपरेखा तैयार करोगे, यानी फिर क्या है, प्रोसेस आप बनाओगे कि हाँ इसके अंतर्गत हमको ये लिखना है। फिर जो है प्रारूप लिखना, फिर आप प्रारूप तैयार करोगे। फिर क्या है संपादन, फिर आप क्या लिखोगे। फिर जो अंतिम स्वरूप देना, यानी आप उसको अंतिम स्वरूप दोगे, आप अच्छे से संशोधन करोगे कि हाँ कहाँ पे दिक्कत हुई, कहाँ पे दिक्कत नहीं हुई। फिर क्या है, अगर जहाँ पे मिस्टेक हुई आप उसको सही करोगे। फिर जो है आपका यानी कि अंतिम स्वरूप देना, या फिर जहाँ पे दिक्कत हुई आप वहाँ पे सुधार दोगे, फिर वो फाइनल हो जाएगा। तो आंसर जो है आपका 2 सही होगा, यानी कि अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल है। तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी जो भाषा अधिगम है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला है, सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्पित करता है, या फिर प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग अलग हैं, या फिर सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है, या फिर सहजात प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा अधिगम से कोई लेना देना नहीं है। तो 39 जो है इसमें आपका फर्स्ट सही होगा, यानी कि सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्पित करता है। तो इसमें क्या है, सही कथन आपको छांटना था, तो आंसर आपका फर्स्ट सही होगा, क्योंकि सहजात यानी प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा को समर्पित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आपकी मदर टंग है, जो आपके घर की लैंग्वेज, जो आप इन्वायरमेंट से एक्वायर करके आए हो स्कूल, उसी को आप आधार बना करके न्यू भाषा सीख रहे होते हो। उसी के माध्यम से आपका प्रोसेस मतलब जो प्रोसेस हो रहा होता है
उसी के माध्यम से आप सब सारी चीजें क्लास में जो भी एक्टिविटी हो रही है तो आप उसी के माध्यम से सीख रहे होते हो। अगर आप व्याकरण भी सीख रहे हो, मान के चलिए आपकी मदर टंग हिंदी है, ठीक है, और आपको सीखना इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश जब सीखोगे तो आप हिंदी का सहारा भी लोगे। यानी जब आप व्याकरण सीख रहे हो, ग्रामर सीख रहे हो, तो आप हिंदी का भी सहारा ले रहे होते हो, हिंदी की भी मदद ले रहे होते हो, हिंदी की भी हेल्प ले रहे होते हो, तभी जाके के क्या है आप इंग्लिश सीख पा रहे हो। क्योंकि जो रूल है आप इंग्लिश में जो रूल दिए आप उसको हिंदी में ट्रांसफर करते हो, हिंदी में दिए आप उसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर रहे हो। तो जो आपकी लैंग्वेज रही है पहले से, जो भी आपकी मदर टंग रही है, जो भी आपने इन्वायरमेंट से एक्वायर किया है, वो जो है मदद कर रही होती है दूसरी लैंग्वेज सीखने में। तो बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्योंकि ये नहीं है कि आप मदर टंग का प्रयोग ना करके, मतलब मान के चलिए अगर आपको हिंदी आती है और सडनली आपको इंग्लैंड भेज दिया जाए और बोला जाए कि हिंदी का आपको जीरो यानी बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, तो क्या आप इंग्लिश सीख पाओगे? नहीं। थोड़ी बहुत आप स्टार्टिंग में जाओगे तो आप थोड़ी बहुत अपनी जो हिंदी लैंग्वेज आपकी रही है, जो मदर टंग है, आप उसी का प्रयोग करके बोलोगे, लोगों से इंटरेक्ट होगे, बात करोगे, फिर धीरे धीरे वहां की लैंग्वेज आप एक्वायर कर लोगे। लेकिन ये कहना अगर कह दिया जाए कि आप यहाँ की लैंग्वेज बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर सकते, जा करके आप वहीं की लैंग्वेज सीधे बोलोगे, तो ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 40। इसमें बात कही गई है, कक्षा 7 का विद्यार्थी जो एलम, कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। यानी जो बच्चा है वो क्या है, 4 भाषाओं को जानता है पहले से। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह के 4 भाषा जो चारों भाषाएं बोलता है। यानी कि जब घर में पेरेंट्स से बात कर रहा है तो चारों भाषाओं का प्रयोग कर रहा है। और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि उसके जो मित्र व अध्यापक को यही भाषाएं आती हैं। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा? तो अभी इसके पहले मैंने आप लोगों को भी बताया था कि जो लैंग्वेज आप घर में प्रयोग कर रहे हो तो वही लैंग्वेज आप अपने, यानी कि मान के चलिए जिस शब्द में, जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी माँ से बात करते हो तो वही लैंग्वेज आप अपने पिता से प्रयोग नहीं कर सकते। अपने फ्रेंड से जिस लैंग्वेज में बात करते हो वही लैंग्वेज आप अपने पिताजी से प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप अपने फ्रेंड को बोलते हो यार, तो क्या अपने पिताजी को आप यार बोल सकते हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा बोलते हो तो पिताजी यही बोलेंगे कि इतनी मेहनत करना बेकार था बच्चे के प्रति। ठीक है, तो आप लोगों को पता होता है, यानी सभी को पता होता है कि कौन सी लैंग्वेज को हमको कहाँ पे प्रयोग करना है, किस लैंग्वेज में हमको अपने फ्रेंड से बात करनी है, कौन सी लैंग्वेज में हमको अपने पेरेंट्स से बात करनी है, कौन सी लैंग्वेज में हमको अपने टीचर से बात करनी है, किस लैंग्वेज में हमको अपने बॉस से बात करनी है। तो सबको जो है पता रहता है। जिसको भी ये पता है कि हाँ हमको कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग कहाँ पे करना है, तो उसमें क्या है, परभाषिक जो है योग्यता पाई जाती है। यानी ट्रांस लैंग्वेज जो होती है बच्चे में होती है। तो आंसर आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप रूल रियल लाइफ में भी प्रयोग करते हो, आप अपने दैनिक जीवन में, अपनी रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि जिस भी लैंग्वेज में आप अपने पिताजी से बात करते हो उस लैंग्वेज में आप अपनी फ्रेंड से बात नहीं करती, और जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी फ्रेंड से बात करती हैं उस लैंग्वेज में आप अपने पिताजी से बात नहीं करते। तो क्या है, चेंजमेंट होता है। आपको पता है कि कौन सी लैंग्वेज को हमको कहाँ पे प्रयोग करना है। जिस भी लैंग्वेज में आप छोटे बच्चे से बात कर रहे होते हो तो क्या वही लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में क्या आप अपने टीचर से बात कर सकते हो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और जिस लैंग्वेज में आप अपने टीचर से बात करते हो वही लैंग्वेज आप घर में छोटा बच्चा है उससे आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो क्या है, लैंग्वेज का फर्क रहता है, कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज हमको बोलनी है। ये जो है जिस भी बच्चे में, ये जिस भी व्यक्ति में क्वालिटी है उसको पता है, तो उसमें क्या है, परभाषिक योग्यता पाई जाएगी। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 41। इसमें बात कही गई है कि यह अकादमिक भाषा या भिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसमें आंसर जो आपका होगा, देखिए आंसर यहाँ पे अलग होगा। पहले जो क्वेश्चन था वो दैनिक यानी दिन प्रतिदिन की लैंग्वेज में था। यहाँ पे जो बात कही जा रही अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार की विषयों के लिए जो आवश्यक भाषा की निपुणता से संबंधित है। यानी कि आप स्कूल में भी बोल रहे हो, ऑफिस में भी प्रयोग कर रहे हो, अपने फ्रेंड से भी प्रयोग कर रहे हो, तो जिस भी लैंग्वेज का आप प्रयोग कर रहे हो वो कौन सी निपुणता से संबंधित है। तो इसमें आपका पहला है संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता, या फिर संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, या फिर बुनियादी अंतर्व्यक्ति संप्रेषण कौशल, या फिर अंतर्भाषा निपुणता। तो इसके पहले जो आंसर था, यानी दिन प्रतिदिन की लैंग्वेज थी, तो उसमें आपका बुनियादी अंतर्वैश्विक संप्रेषण कौशल था। इसमें बात जो कही जा रही है अकादमिक भाषा, तो इसमें आपका नॉर्मल सी बात है, सेकंड सही होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होगा आपका
का मतलब कॉग्निटिव, एकेडमिक जो है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और आपका बेसिक अगर यानी पूछ लेता तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो इसमें आपका होता है घर की लैंग्वेज जो आप प्रयोग कर रहे हो, और इसमें आपका होगा यानी सेकंड में होगा जो आप ऑफिस विद्यालय में लैंग्वेज को प्रयोग कर रहे हो, तो इसमें आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मान के चलेगा अगर आप ऑनलाइन जो है बिजनेस कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन आप कोई वर्क कर रहे हैं, कोई कंपनी आपने ज्वाइन कर रखी है, तो जब आपकी मीटिंग होगी तो जिस लैंग्वेज में आप कंपनी में जो भी आपका मतलब ऑनलाइन मीटिंग जो हो रही है उसमें जो जितने भी लोग कनेक्ट हैं, तो उनसे आप जो भी लैंग्वेज में प्रयोग कर रहे हो, जो भी लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो, तो क्या वही लैंग्वेज आप जो घर में अपने बोल सकते हो, या फिर अपने घर में माँ बाप से बात करते टाइम, मान लीजिए चलिए अपने पिता से या माता से बात करते, पिताजी से या फिर अपनी माँ से बात करते करते टाइम जो भी लैंग्वेज का आप प्रयोग कर रहे हो, तो क्या वही लैंग्वेज आप जब ऑनलाइन मीटिंग आपकी चल रही होगी तो क्या वही लैंग्वेज आप प्रयोग कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें क्या चेंजमेंट होगा। वहां पे आपको क्या शुद्ध बोलना होगा, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, थोड़ा अच्छे से बात करनी होगी, थोड़ा तमीज में रहना होगा। तो ये सारे चेंजमेंट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन, ये पूछ लेता है, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा जोड़ दिया क्योंकि क्या है इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है, और ये इंपॉर्टेंट है। आपने देखा 2 बार, यानी कि इसमें पेपर 1 के भी क्वेश्चन है एंड पेपर 2 के भी हैं, तो इस वजह से क्या है 2 बार रिपीट हुआ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, यह एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहां विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? तो पहला है समालोचनात्मक साक्षरता, साक्षरता विकास, या फिर प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र, या फिर समालोचनात्मक विश्लेषण। तो 42 जो है इसमें आपका आंसर यानी 42 का आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि समालोचनात्मक साक्षरता आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात जो कही गई, जहां विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण, यानी कि बच्चा क्या है उसके प्रति समझ बना पाए, यानी कि बस वो क्या है रट ना ले, उसके निगेटिव पक्ष, उसके पॉजिटिव पक्ष, इसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या नुकसान है, वो सारे पक्ष को समझ पा रहा है, यानी विपरीत पक्ष भी उसके जो है वो समझ पा रहा है। तो उसमें क्या समझ मतलब समालोचनात्मक जो है साक्षरता बच्चे में डेवलप हो रही है। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी जहां पे भी बच्चा तर्क वितर्क करने की क्षमता रख रहा है, जहां पर भी वो सारे पक्ष को समझने की कोशिश कर रहा है, वहां पे समालोचनात्मक जो है क्षमता बच्चे में डेवलप हो रही होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 43 पे। इसमें बात कही गई है कि कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए जो है चम्मच, प्लेट, डब्बे जो है परात कक्षा में लेकर आती है, यानी जो किचन में जो वस्तुएं इस्तेमाल की जा रही हैं उसका प्रयोग क्या है वो क्लास जो टीचर है वो क्लासरूम में कर रही है। इन्हें दिखा करके वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण जो है लिखना चाहती है, यानी लिखाना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? तो आपका है खाना पकाने के बर्तन कहेंगे, या फिर वास्तविक जीवन के कार्य कहेंगे, या फिर वास्तविक वस्तुएं कहेंगे, या फिर शिक्षण सामग्री कहेंगे। तो 43 जो है आंसर आपका होगा 4, यानी कि वास्तविक वस्तुएं आप इसको कहेंगे, यानी रियली, यानी कि आपकी जो है जो रियल लाइफ में बच्चा घर में देख रहा है कि हाँ चिमटा कैसा होता है, प्लेट कैसी होती है, डब्बा कैसा होता है, तो टीचर वही प्रयोग कर रही है स्कूल में, वही प्रयोग कर रही है क्लासरूम में, तो बच्चा तुरंत समझ जाएगा कि हाँ इसको क्या है प्लेट कहते हैं, ये जो ऐसा दिख रहा है इसको डब्बा कहते हैं, ये जो दिख रहा है इसको चम्मच कहते हैं। तो यानी बच्चा क्या है देख करके तुरंत समझ रहा है, क्योंकि वो रियल लाइफ से कनेक्ट कर रही हो, जो बच्चे ने पहले घर में देखा है, जो भी बच्चे में घर में लैंग्वेज बोली जा रही है, जिस भी लैंग्वेज में बच्चा फटाक से बता देगा कि ये चम्मच है, प्लेट है, डब्बा है, ठीक है। तो ये क्या है वास्तविक वस्तुएं हैं, यानी बच्चे ने क्या रियल लाइफ में इनको देखा है, तो वही जो है वस्तुएं प्रयोग की जा रही है क्लासरूम में। तो आंसर आपका जो है 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 44 पे। 44 जो है इसमें बात कही गई है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे जो है वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। इस कौशल को क्या कहेंगे? यानी कि सामाजिक विज्ञान की क्लासरूम चल रही है और जो मेन पॉइंट दिए जा रहे हैं, शब्द दिए जा रहे हैं, उसमें क्या बच्चे समझ रहे हैं, यानी समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उनको रट रहे हैं। और साथ ही साथ मुख्य बिंदु जो है, यानी मुख्य बिंदु क्या है वो लिख भी रहे हैं। तो बच्चे में कौन सा कौशल डेवलप हो रहा है? तो आपका लेखन कौशल है, या फिर संज्ञानात्मक कौशल है, या फिर अध्ययन कौशल है, या फिर श्रवण कौशल है। तो क्वेश्चन नंबर जो 44 है
आंसर आपका सही होगा थर्ड, यानी कि अध्ययन कौशल हो जाएगा। 44 का आंसर आपका जो है थर्ड सही होगा, यानी कि अध्ययन कौशल, क्योंकि अध्ययन कौशल इसलिए होगा, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चलेगा कि संज्ञानात्मक कौशल होना चाहिए, क्योंकि क्या है वो समझ रहे हैं, संज्ञानात्मक कौशल हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या बात कही गई, समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो एक्टिविटी हो रही है क्लासरूम में, अध्ययन किया जा रहा है, वो मुख्य बिंदु को समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ लिख पा रहे हैं, तो इसमें आपका जो है अध्ययन कौशल होगा, ना कि संज्ञानात्मक, क्योंकि यहाँ पे दिमाग के कोई डेवलपमेंट होने की बात नहीं की जा रही है। तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। श्रवण कौशल यानी सुन रहा होता बच्चा, बट यहाँ पे सुन करके क्या है वो समझने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें क्या अध्ययन हो रहा है, यानी कि एक्टिविटी हो रही है क्लासरूम में, यानी कि जो है टीचिंग हो रही है। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। 45 पे चलते हैं। 45 जो है इसमें बात कही गई है, अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। तो पहला है सभी कौशलों के अधिगम के न्यूनतम स्तरों को जो है प्राप्त करना, या फिर भाषागत तथ्यों को जो है मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, या फिर व्याकरणिक ज्ञान को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, या फिर दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तो 45 जो है आंसर आपका सही होगा 4, यानी कि दक्षताओं के मापन के संदर्भ को प्राप्त करना, यानी कि जो है अधिगम प्रतिफल, यानी अधिगम प्रतिफल का क्या समर्थन होना चाहिए कि बच्चा जो है जिस भी टॉपिक में वो हो उसमें दक्ष हो, यानी उसमें क्या निपुणता हासिल करे, बच्चे को ऑल ऑफ राउंडर, यानी बच्चे को हर चीज उसमें क्या आनी चाहिए, यानी बच्चे में मास्टरी गोल्स होना चाहिए। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 46 पे। 46 जो है इसमें बात कही गई है कि परभाषा, यानी कि परभाषा व्यवहार क्या है। तो पहला है एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया, या फिर विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़नी चाहिए, इस मुद्दे पर जो है शिक्षा नीति में भाषा है, या फिर भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है, या फिर भाषाएं किस तरह से एक सामान्य अवधि के दौरान भाषा अपना रूप बदलती हैं। तो आंसर जो है आपका 46 इसमें सही होगा फर्स्ट, यानी कि एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट सही होगा, क्योंकि क्या है जो है एक से अधिक भाषाओं, यानी कि एक से ज्यादा बच्चा भाषाओं का प्रयोग कर पा रहा है कि कहाँ पे हमको कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग करना है। तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें बात कही गई है नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़िए, पता करें कि यह प्रश्न किस जो है प्रारूप का है। तो पहला है छोटी बालिका की कहानी। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके जो है दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की की उस प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखें। यानी कि आपने एक कहानी पढ़ी, छोटी बच्ची है, फिर उसने आपने कहानी के दौरान आपको समझ में आया कि हाँ बच्चे पे कितना दुख पड़ा और कितनी वो साहसी थी, कितनी उसने कठिनाई झेली, तो उसके बारे में क्या है 120 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कौन सा कौशल जो है विकसित हो पा रहा है। तो पहला है पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न है, या फिर विमर्श शब्द जो संबंधित प्रश्न है, या फिर अभिव्यक्ति परक प्रश्न है, या फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। तो 47 जो है फर्स्ट ऑप्शन हो गया, यानी पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न है। यानी कि अगर पाठ को अच्छे से समझोगे एक्स्ट्रापोलेटिव जो है हो जाएगा, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से समझ रहे हो, आप उसके सारे पक्ष को समझ पा रहे हो, तभी जाके आप, क्योंकि नंबर जो है फिक्स दे दिए गए वर्ड कि आपको इतने ही शब्दों में लिखना है, तो अगर आपको कहानी बहुत अच्छे से डिटेल में आती होगी तभी जाकर के आप सारी कहानी को 120 शब्दों में लिख पाओगे। तो आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट, यानी पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न है, यानी एक्स्ट्रापोलेटिव जो होगा आपका आंसर। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 48 पे। इसमें बात कही गई निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी जो त्रिभाषा है उसके बारे में कौन सा कथन जो है सही है। पहला है सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा राजभाषा हिंदी में शुरू करते हैं, और जो है
10वीं पूरी करने तक जो है कम से कम 2 भाषाएं और सीखते हैं। यानी स्टार्टिंग वो कहाँ से कर रहे हैं, लैंग्वेज मदर टंग से कर रहे हैं, और जब वो 10वीं में पहुंच पा रहे हैं तो कम से कम 2 लैंग्वेज वो सीख लेते हैं। अगला है, सभी बच्चे अपनी विद्यालयी भाषा जो है, अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीख लेते हैं। अगला है, सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अंग्रेजी भाषा यानी अंग्रेजी माध्यम से घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम जो है 2 भाषाएं सीख लेते हैं। या फिर सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा जो है अपने राज्य की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीख लेते हैं। तो इसमें बात जो कही जा रही त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो 48 जो है आंसर आपका 2 होगा, यानी कि सभी बच्चे अपनी विद्यालयी भाषा जो है मातृभाषा में घर की भाषा में शुरू करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जब बच्चे क्या है, जब बच्चा विद्यालय जाता है तो जो भी उसकी मदर टंग होती है हमको उसी में पढ़ाना होता है बच्चे को। यानी कि 1 to 5 में कंपलसरी है कि बच्चे को क्या है, मदर टंग में हमको पढ़ाना है। आपका इस पे एनसीएफ भी जोड़ देता है, त्रिभाषा सूत्र भी इसी पे कहता है, फोकस करता है। ठीक है, और आपका जो 6 to 8 है इसमें भी बात कही जाती है कि बच्चे को हमको मदर टंग में ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसका रीजन ये है कि बच्चे की जो मदर टंग है, बच्चा जिसमें कंफर्टेबल महसूस कर रहा है, जो भी लैंग्वेज वो सीख पा रहा है, जो भी लैंग्वेज वो समझ के पहले से आया है, जिस भी लैंग्वेज में वो खुद को एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो अगर आप उसी का आधार बना करके जो दूसरी लैंग्वेज सिखाएंगे तो बच्चा अच्छे से चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा। तो आंसर आपका 2 सही होगा, यानी कि विद्यालय की जो शिक्षा होती है वो मातृभाषा में स्टार्ट करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे की जो भी मदर टंग रही होगी, अगर आप उसको आधार बना करके बच्चे का प्रोग्रेस कर रहे हैं, बच्चे को दूसरी लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो बच्चा चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा और वो अच्छे से वो चीज़ों को समझ भी पाएगा। जब 10वीं क्लास में बच्चा पहुंचेगा तो क्या होगा, 10वीं पूरी करने तक कम से कम जो 2 भाषाएं वो सीख लेगा। तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हमको मदर टंग से करनी है। अगला है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह जो है अनुशंसा करती है? तो पहला व्याकरण अनुवाद विधि, या फिर कुल भौतिक प्रतिक्रिया, या फिर संप्रेषणात्मक भाषा से क्षण, या फिर श्रव्य भाषावाद। तो 49 जो है थर्ड ऑप्शन होगा, यानी श्रव्य भाषावाद आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका जो है थर्ड सही होगा। अगला है घोषणात्मक ज्ञान क्या है? तो पहला है व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि को पहचान करना सीखना, या फिर किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए या जानना, या फिर किसी भाषा के शब्द का जो उच्चारण करना जानना, या फिर व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। तो इसमें आपका आंसर जो है 4 होगा, यानी व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, क्योंकि इसमें क्या है, फिक्स आंसर आपका होगा। ठीक है, ज्यादा जो है आपको तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो व्याकरणिक तत्व होते हैं उनमें क्या फिक्स आपको पता है कि हाँ ये रूल हमको पढ़ लेने, इसके अंतर्गत ये टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका आंसर 4 सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे तर्क वितर्क होता या फिर समालोचनात्मक होता तो बच्चे को तर्क वितर्क करना पड़ता। ठीक है, इसका क्या है, फिक्स ज्ञान है कि आपको व्याकरणिक तत्व यानी व्याकरण के जो रूल है, नियम है, क्या कायदे कानून है, अगर उसमें क्या ये फिक्स होते हैं कि ये इसके अंतर्गत ये रूल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, फिक्स होता है, इसलिए क्या है, आंसर आपका जो है 4 सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है, कितने आपने क्वेश्चन अटेंड किए हैं। इससे क्या होगा, आपका एनालिसिस हो जाएगा कि कितना आप मतलब कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये पेपर 1 में भी हेल्प करेगा एंड आपका पेपर 2 में भी हेल्प करेगा। तो आई होप आपको हेल्प मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे हैं ऑल सब्जेक्ट के, तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है, आपको सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस के क्वेश्चन 3 बजे की क्लास में मिलते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने जो भी सेट ना देखा हो तो आप लोग जा करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। कल मिलते हैं 3 बजे, जो क्लास होगी उसमें हम लोग दूसरा सेट डिस्कस करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।